चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा सा पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब को जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में खास तरक्की न हो सकी। 30-40 रुपए माहवार के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने ज़माने की याद कर कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टर ही करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी थीं। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था, और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठकर नीचा गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई थी, और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल ये हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के शादी ब्याह होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने, और किताबों, कापियों और नक्शे के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया था। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज न थी। वो चौकी पर बैठते, कलम दवात का काम था। 12 रुपए महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर न्यागरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श पढ़े लिखे और सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। इंशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वो भी लड़कियां। बच्चियां 4-5 बरस की उम्र तक
किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़ी भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए थे। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा को लिवा लेने के लिए नहीं आया। वे छोटे लड़के के साथ यहाँ ही रहने लगी थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझट होती ही है। कभी बच्चे की तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिन कर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत जरूरत पर ही मेहरबानी करते थे। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रख उधार ले आते थे। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौट आने की संभावना न रहती थी। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता था। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बार कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी कभार जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपये किराया और वो भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखटे से टिका देते। रात भर दहशत रहती, अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न कुछ था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर होता ही है। वो चोर जो ठहरा। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वो पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाने लायक न रह गया था। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को यूं काहे खराब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा न लटका दो। चौधरी पीर बख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में नहीं मिल सकता था। हंस कर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगी के जमाने में घर की 5 औरतों को शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिरते जा रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता था। कुर्ते पायजामे में जब पेबंद संभालने की ताब न रही तो मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया था। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए जब घर में कुछ न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देख कर ही वो रुपए उधार दे सकता है। 10 महीने पहले
गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी थी। कहीं और प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपए उधार लिए थे। बब्बर अली खां का रोजगार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपनी 2 हाथ की डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपए कर्ज लिया था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपए माहवार की किश्त मान ली थी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था। खान की किश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह वे किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किश्त देना संभव न रहा था। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफी चाही और अगले महीने 1 का 1.25 देने का वायदा कर लिया। खान ने मान लिया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पथ्य के लिए उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था और रुपए का सिर्फ 1.25 सेर। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं थी। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपए महंगाई भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपए हिसाब में शेष निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते थे। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपए में से 1.25 खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी की न हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर भूखे बच्चों, उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते दिल से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वो 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर कुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने का वास्ते, हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो तुम्हारा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए थे।
जान पहचान की कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई, हो तो 20 आने पैसे दो, एक रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। अब मियाँ पैसे कहाँ इस जमाने में। उत्तर मिलता, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ गया है। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ से खड़ी बी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात, चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या हराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वो बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान की दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गईं। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए थे। खान क्रोध में डंडा पटक कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबसी और लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई, पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और भी भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा? हम तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक दिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वो डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी खड़ी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर लीं। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में कहा, लाहौल विला, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई थी। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी नहीं रही थी।
पर्दा जिस भावना का अवलंब था वो मर चुकी थी। आप सुन रहे थे यशपाल की लिखी कहानी पर्दा।